हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और हम अपना फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं इसी चैप्टर का, लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन का ये 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके 2-3 टॉपिक। तो हम पहले डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन इन सर्कुलर मोशन। हम लोग देखते हैं कि जैसे हम एक स्पीड से चले जा रहे हैं, सपोज करो बिल्कुल रोड खाली है और हम अपनी चाहे बाइक हो या कार हो उसको भगा रहे हैं लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन जैसे ही टर्न आता है, मोड़ आता है, हमें स्पीड स्लो करना पड़ती है। अगर हम स्पीड स्लो नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम स्पीड स्लो नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो मुड़ने की जगह या तो पलट जाएगी या स्किड करेगी, फिसल जाएगी। अब यहां पर क्या करना पड़ता है हमें? यहाँ पर हमें अपनी उस मोड़ को पार करने के लिए अपनी कार की, अपनी मोटरसाइकिल की, अपने स्कूटर की स्पीड को स्लो करना पड़ता है। तो ये स्पीड किस चीज पर डिपेंड करती है? ये स्पीड डिपेंड करती है उस जो टर्न है, वो मोड़ है, उस मोड़ के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। वो जितनी ज्यादा शार्प मोड़ होगी उतना ज्यादा हमें वहां से स्लो गुजरना पड़ेगा, और वो मोड़ जितनी कम शार्प होगी उतनी स्पीड हम ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन कुल मिला के स्पीड तो हमें स्लो करना ही पड़ेगी। तो ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब हमने पढ़ाया था तो हमने आप लोगों को बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक नया फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी न किसी अदर फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, अगर हम किसी डोरी में पत्थर को या किसी ऑब्जेक्ट को बांध के घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो वो डोरी का तनाव, अगर कोई भी जो सैटेलाइट है हमारे अर्थ के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, तो उस ऑर्बिट में घूम रहे हैं अर्थ के चारों तरफ, तो उसको लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अर्थ और उस सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो कोई ना कोई फोर्स जो है वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर घूमने के लिए इस सर्किल में या इस सर्कुलर पाथ में कौन सा फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स। तो सड़क और गाड़ी के पहियों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वही फ्रिक्शन फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की भी एक लिमिट है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें उस गाड़ी की स्पीड को स्लो रखना ही पड़ेगी जिससे कि वो मोड़ को हम पार कर सकें। अब वो हम मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये हमारी एक गाड़ी है, कार है, और इस कार को हमें यहाँ से यहाँ 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 इस तरह से इस सर्कुलर रोड को पार कराना है। तो यहाँ पे ये कार जब हम खड़ी करते हैं तो इसमें कौन कौन से फोर्स लगते हैं? एक तो इस कार का वेट काम करेगा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा, इस कार पर जिस सतह पर रखी हुई है उस सतह के परपेंडिकुलर
अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है दो सतहों के बीच में जब कांटेक्ट होता है तो एक सतह से दूसरी सतह पर लगाया गया नॉर्मल फोर्स होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है, यानी रोड के द्वारा इस कार पर लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन है एन, या इसको हम आर भी कह सकते हैं। कहीं कहीं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां हम इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसकी वैल्यू तो हम जानते ही हैं, एम वी स्क्वायर आर होती है, जहां वी वेलोसिटी है, आर उस पाथ की रेडियस है। ठीक है, अब यहां पर फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो है लगता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो सरफेसेस के बीच में। और ये फ्रिक्शन फोर्स को हमें ये ध्यान रखना है कि ये मोशन का अपोज करता है। तो यहाँ पे ये क्या क्या करेगी, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगे तो ये कार स्किड करेगी बाहर की तरफ को, तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अंदर की तरफ को। ठीक है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। ये लगेगा अंदर की तरफ को, एफ आर कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। और हमें पता है कि एफ आर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये बैलेंस करेगा, ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वैल्यू हमें पता है एम वी स्क्वायर आर होती है, ये प्रोवाइड करेगा एन एस आर को। ठीक है, एन नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू म्यू एस आर को। ठीक है, ये म्यू है, ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, नॉर्मल रिएक्शन के संग में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो म्यू एस यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है ये। ठीक, अब यहां से एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन यहां से दिख रहा है, ये आर एम जी के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, यानी आर इज इक्वल टू हो जाता है एम जी। तो इस आर इज इक्वल टू एम जी यानी आर की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं हम, तो एम बी स्क्वायर आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो एम से एम कट जाता है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी म्यू एस आर जी। तो v की वैल्यू आएगी अंडर रूट म्यू एस आर जी। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे कि इस मोड़ को पार करा जा सकता है। और ये देख रहे हैं हम कि
वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो तो सेम रहेगा। अब इसकी रेडियस जितनी बढ़ाती जाएंगे उतनी मैक्सिमम स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ जी भी एक तरह से चेंज नहीं होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही रहेगा, म्यू भी चेंज नहीं होगा। अब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर है, यानी जितनी आर बढ़ाते जाएंगे, जितना कम शार्प मोड़ होगा, उतनी ज्यादा स्पीड से हमारी कार या बाइक गुजर पाएगी। यहां से हमने एक चीज निकाल ली। ठीक, अब दूसरी चीज, एक तरीका और क्या हो सकता है कि अगर मान लो सेंट्रिक फ्रिक्शन लेस है, बिल्कुल चिकनी रोड है, आइडियली जो कि नहीं होती है, लेकिन हम एक बार मान लें कि बिल्कुल चिकनी रोड है और उससे हमें गुजरना है, तो कैसे गुजर पाएंगे? तो उससे गुजरने के लिए हमें इस रोड की बैंकिंग करना पड़ेगी। इसका जो बाहरी वाला किनारा है उसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। जब उठा लेंगे तो हमारी गाड़ी हो जाएगी टेढ़ी, और टेढ़ी हो जाएगी तो फिर इस जो आर एम जी के बराबर था, वो आर एम जी के बराबर नहीं रहेगा। उसके जो है दो फिर कंपोनेंट हो जाएंगे आर के, यानी नॉर्मल रिएक्शन के, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका, वो बैलेंस करेगा वेट को, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बैलेंस करेगा हमारे, या वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो उस कंडीशन में जो है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किससे मिल जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट से मिल जाएगा। इसलिए उस केस में अगर ये फ्रिक्शन जीरो भी है तब भी गाड़ी हमारी पार कर जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें स्पीड बढ़ाना हो तो उसकी रोड को हम, जो आउटर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, उसको थोड़ा सा उठा देते हैं, तो हमारी जो वो बनेगा डायग्राम, वो क्या बनेगा? ये इस तरह से हमने रोड को उठा दिया तो क्या हो जाएगा शेप? ये हो जाएगी शेप। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे जो थीटा निकालना है इसका, कि कितनी उठा दें अंदर का के सिरे की अपेक्षा बाहर का सिरा, तो ये वाला थीटा हमें फाइंड करना है। ठीक, तो इस केस में ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी, आर, और इस पर फ्रिक्शन जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, एफ आर। फ्रिक्शन फोर्स हमें हमेशा जो सरफेस है उसके पैर लगता है। ठीक, और
जिस उस पर हमें सर्कुलर मोशन कराना है वो ए, यानी वो mv²r वो लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको कहते हैं वो हमारा लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और वेट हमारा काम करता है हमेशा अर्थ की तरफ, mg। तो अब इसका हम कंपोनेंट निकालेंगे आर के। तो इसकी वैल्यू जो होगी ये इस एंगल की वैल्यू होगी थीटा, ठीक। तो ये आएगी हमारी आर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो आएगा हमारा इसके वर्टिकल डायरेक्शन में, इसके ये हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल कौन सा होगा, ये होगा दिस विल बी आर साइन थीटा, और ये भी थीटा है, तो इसका भी यहां पर कंपोनेंट काम करेगा एफ आर कॉस थीटा, ठीक। तो ये सारे फोर्स हो गए। और ये जो है फ्रिक्शन फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एफ आर कॉस थीटा इधर को काम कर रहा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस दिशा में काम करेगा एफ आर साइन थीटा। ये था एफ आर, ये, ठीक। तो इसका ये चूंकि थीटा था तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ आर कॉस थीटा यहाँ काम करेगा और एफ आर साइन थीटा यहाँ काम करेगा। अब हम देखो एक्स और वाई डायरेक्शन में जो है कौन कौन से फोर्स बन गए। यहाँ पर देखो ये एफ आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा दोनों मिलकर के इस mv²r को प्रोवाइड करेंगे, ठीक। यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेंगे। और जो ये वाला होगा आर साइन थीटा वो किसके बराबर होगा, ये सॉरी ऊपर वाला जो आर कॉस थीटा है वो एफ आर साइन थीटा या म्यू एन, ये जो हो गया नीचे वाला एफ आर साइन थीटा प्लस एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक। तो यहां से नंबर एक इक्वेशन लेके चलते हैं हम, mv² r, ये दोनों के
के द्वारा, ये किस किस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, एफ आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा के द्वारा। ठीक है, और ये जो एफ आर कॉस थीटा है वो म्यू आर के बराबर हो गया, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो यहां से आर की वैल्यू जो आई हमारी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के बराबर आई एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से जो आर की वैल्यू आई हमारी वो आई ये। ठीक है, अब दूसरा वाला इक्वेशन जो लेंगे हम, ये एक इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और दूसरा वाला इक्वेशन जो हम लेंगे ये, यहां पर आर कॉस थीटा जो है वो बैलेंस किए हैं किसको, एफ आर साइन थीटा प्लस एम जी को। ठीक है, तो ये इस साइड आर कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये इस साइड चला जाएगा, और इसमें एफ आर की वैल्यू रख दो म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो यहां से जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन है, एस अब ये आर की वैल्यू यहां से हम इसमें पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जो इक्वेशन नंबर 1 हमने निकाली थी उसमें हम ये आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते। तो यहां से आएगा हमारा एम बी स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये ऊपर जो बचेगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब इसमें हम क्या करें, कॉस थीटा का ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो यहाँ टेन थीटा आएगा, यहाँ पे केवल म्यू बचेगा, तो ये आएगा आर जी 1 प्लस, यहाँ आएगा टेन थीटा प्लस म्यू, टेन थीटा प्लस म्यू, ये आएगा आपका टेन थीटा, क्योंकि यहाँ टेन थीटा हो जाएगा म्यू हो जाएगा,
क्योंकि cos थीटा दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा। तो tan थीटा प्लस म्यू अपॉन, यहाँ पे cos थीटा का डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो इतनी स्पीड चाहिए उसको पार करने के लिए, मिनी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितनी होना चाहिए स्पीड यहां से, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये v की इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इसका एक कंडीशन और लेके चलते हैं कि ये तो मैक्सिमम स्पीड है कि इस मैक्सिमम स्पीड से इसको हम पार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें मिनिमम स्पीड निकालना है तो मिनिमम स्पीड क्यों रखना पड़ेगी हमें, मिनिमम स्पीड इसलिए रखना पड़ेगी कि अगर वो कार की स्पीड हम मिनिमम नहीं रखेंगे, कम रखेंगे, तो वो ऊपर की धकेलने की जगह नीचे की तरफ धकेलने लगेगी, नीचे की तरफ स्किड होने लगेगी। हमारा कहने का मतलब क्या है, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हम यहाँ बहुत कम स्पीड से इसको पार कराएंगे तो ये बाहर की तरफ जाने की बजाय नीचे की तरफ सटक सकती है, नीचे की तरफ धकेल सकती है, ठीक है। तो अगर मोशन इस तरफ हो रहा है तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स हैगा वो उस तरफ काम करेगा, यानी इस केस में हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो किस दिशा में काम करेगा, वो इस दिशा में काम करेगा। ठीक, अब वेट वगैरह तो सब इधर ही रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर रहेगी जैसी थी। ये रहेगी नॉर्मल रिएक्शन और ये रहेगा हमारा वेट mg। इसके कंपोनेंट निकालेंगे हम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। तो ये आएगा हमारा थीटा, तो ये आएगा हमारा r cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा आएगा ये r sin थीटा।
अब ये एफ आर इधर को आ रहा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, ये एफ आर जो है आपका, ये है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, दिस विल बी थीटा, तो ये आ जाएगा आपका एफ आर कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ काम करेगा आर की दिशा में, यानी एफ आर साइन थीटा। ठीक, तो यहां पर जो अभी एफ आर कॉस थीटा इधर था और दोनों जुड़ गए थे एम बी स्क्वायर आर निकालने के समय, जो एम बी स्क्वायर आर को बैलेंस कर रहे थे, ये दोनों जुड़ गए थे, वो अब घटेंगे। यहाँ इस डायरेक्शन में हमारा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो ए एम बी स्क्वायर आर जो आएगा हमारा आर साइन थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा के बराबर होगा। ये होगा एम बी स्क्वायर आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हम आर साइन थीटा माइनस म्यू आर कॉस थीटा, और यहाँ आर की वैल्यू आएगी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब इस आर की वैल्यू, ये एक इक्वेशन बन गई हमारी, एक वर्टिकल वाले से लेना है, तो वर्टिकल वाले में क्या है, आर कॉस थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा एम जी को बैलेंस कर रहे हैं ये, यानी एम जी विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस एफ आर की वैल्यू म्यू आर साइन थीटा, तो यहां से जो आर की वैल्यू आ रही है आपके कॉमन लेने पर, ये आ रही कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, तो आर की वैल्यू जो आ रही हमारी वो आ रही एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो यहां से इस आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू, ये आएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और ऊपर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यहाँ एम से एम कट गया, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही हमारी जी आर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब इसमें हम कॉस थीटा का डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो ये आएगी वैल्यू जी आर, ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा।
ठीक है। तो ये कंडीशन, ये क्या आ गई, वी मिनिमम आ गई, वो वी मैक्सिमम थी और ये वी मिनिमम है। ठीक है, जबकि स्लो से स्लो इस मोड़ को पार कर सके। तो ये रेंज है कि इससे कम नहीं होना चाहिए स्पीड और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जो निकाली है। अब अगर हम ये बात करें कि यहाँ म्यू जीरो कर दें, यानी ये आइडियली स्मूथ सरफेस हो, तो कितनी स्पीड होना चाहिए, ये हम म्यू जीरो कर दें। यहाँ v की स्पीड क्या आई है, v की स्पीड जो आई है हमारी, वो आई आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 - म्यू टेन थीटा। अब म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर जीरो रखते हैं इफ, तो यहाँ से टेन थीटा बचेगा केवल और यहाँ से नीचे 1 बचेगा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी हमारी, वो आर जी टेन थीटा की बराबर आएगी। यानी टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी हमारी, वो आएगी वी स्क्वायर अपॉन आर जी। माने टेन थीटा इतना बैंक हमारा जो है, इतना जो है बैंक्ड होना चाहिए आउटर सरफेस, आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर की अपेक्षा, कि ये बिना फ्रिक्शन फोर्स के पार कर जाए। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी आना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि कितना जो सड़क का बाहरी किनारा है वो कितना उठा होना चाहिए अगर फ्रिक्शन फोर्स हम जीरो मानते हैं। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि एक स्पीड कम से कम कितनी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी होना चाहिए कि कार बिना फिसले अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी बिना फिसले निकल जाए। अब यहाँ पर एक चीज हम क्लियर करना चाहते हैं कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि जब हम पत्थर को घुमाते हैं हाथ में डोरी से बांध करके हॉरिजॉन्टल सरफेस में, हॉरिजॉन्टल सर्किल में, तो पत्थर ऐसा लगता है हमारे हाथ को बाहर की तरफ खींच रहा है, बाहर की तरफ खींच रहा। तो कोई फोर्स क्या ऐसा है जिसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। ठीक इसी तरह से जब हम मान लो किसी झूले में बैठे होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल झूला है और वो एक बीच में कहीं पाइवोटेड है और किनारे उसमें डोलियां लगी हुई हैं और उन डोलियों पे हम घूम रहे हैं, इस तरह का झूला सपोज करो। इस तरह का कोई झूला है, इस झूले में ये यहाँ पे इस तरह की केबिन्स बनी हुई हैं और ये बीच में इस तरह से, ये इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बैठा होता है इन डोलियों में या इन केबिन्स में, उस पे उसे ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक, तो क्या कोई फोर्स ठीक अपोजिट काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि हमें बाहर की तरफ धकेलता है, या जब हम कार से को एकदम से टर्न करते हैं तो बाहरी सीट की तरफ या बाहरी डोर की तरफ हम झुक जाते हैं एकदम से। ठीक है, तो क्या इस तरह का फोर्स है कोई अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि यहाँ पे काम करता है, जो कि हमें सर्कुलर मोशन के रेडियली आउटवर्ड धकेलता है? जी नहीं, इस तरह का कोई फोर्स नहीं होता है। वो एक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसको कि
अपोजिट टू द सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं, यानी वो उसका अपोजिट फोर्स है, वो एक स्यूडो फोर्स है। क्यों? फिर ऐसा क्यों होता है? हमने जब इनर्शिया पढ़ाया था तो इनर्शिया ऑफ मोशन में हमने देखा था कि जो गाड़ी के पहियों पर लगा हुआ कीचड़ है, जब वो कीचड़ छूटता है तो वो रेडियली नहीं फेंकता है, वो टेंजेंटली फेंकता है। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पर उस पहिए से चिपका होगा उस पॉइंट के टेंजेंट की डायरेक्शन में फेंकेगा वहां। यानी अगर मान लो ये पहिया है और इस पॉइंट पर कीचड़ लगा हुआ है, तो वो रेडियली आउटवर्ड ना फेंक करके यहाँ पे नहीं फेंकेगा, रेडियली आउटवर्ड नहीं फेंकेगा, वो टेंजेंटियली फेंकेगा, यानी इस ये डायरेक्शन होगी उसकी। ठीक है, क्लियर हुआ? उसकी डायरेक्शन टेंजेंटियली होगी। टेंजेंटियली माने उस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श ज्या, यानी टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो। ठीक, इसी तरह से हमने एक एग्जाम्पल और बताया था कि जो धार रखने वाले जो पहिया होता है, जो बिजली से या हाथ से घुमाते हैं और उस पर जब धार रखते हैं तो उस पर जो स्पार्कलेट्स या तिलंगे उचकते हैं आग के, वो भी टेंजेंटियली ना जा करके रेडियली ना जाके टेंजेंटियली जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता कि अगर वो चीज जहां जिस चीज से चिपकी हुई हो वो एकदम से फ्री होती है, तो फ्री होती है तो वहां पे जड़त्व का नियम लगता है, रूल ऑफ इनर्शिया लगता है कि वो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ भी जड़त्व का नियम लगता है कि जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं हम उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं हमारी बॉडी। तो वो डायरेक्शन एक्चुअली रेडियली ना होकर के टेंजेंटियली होती है, लेकिन हमें फील होता है रेडियल का, रेडियल डायरेक्शन का। कहने का मतलब हमारा ये है कि कार जा रही थी सीधी दिशा में और हमारी बॉडी भी सीधी दिशा में जा रही थी, और कार यूं मुड़ गई एकदम से। तो कार जो यूं मुड़ गई तो वो जो सर्कुलर पाथ है उसका जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट की डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी थी। ठीक, तो उसी वेलोसिटी में हमारी बॉडी जाने की कोशिश करेगी, उसी टेंजेंट की डायरेक्शन में हमारी बॉडी जाने की कोशिश करेगी, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। और यही केस झूले में, जो गोल चौचक्कर वाला झूला होता है जो हमने बनाया डायग्राम, वही कंडीशन उसमें होती है कि जो पॉइंट की डायरेक्शन होती है, जिस डोलची में हम लोग बैठे होते हैं, जिस केबल में हम लोग बैठे होते हैं, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो जिस सर्किल में हम घूम रहे हैं उस सर्किल पर जो टेंजेंट खींचे हम अगर, तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है। तो इन केस अगर वो डोली जिस पे हम बैठे हुए हैं वो डोली टूट जाती है, तो हम रेडियली आउटवर्ड ना फेंक करके हम टेंजेंटियली फेंकेंगे, यानी हमारी जो डायरेक्शन होगी डोली की वो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, लेकिन हमें फील ऐसा होता है कि हम आउटवर्ड की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ खिंचा हो रहा। तो जो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो स्यूडो फोर्स है, यानी सेंट्रीफ्यूजल फोर्स इज ए स्यूडो फोर्स। ये चीज क्लियर हमने कर दी। और जो भी हमें सेंट्रीफ्यूजल फोर्स का जो हमें आभास होता है वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। ठीक, अब ये सेंट्रीफ्यूजल फोर्स जो स्यूडो फोर्स है, ये किसको आभास होता है? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसा फील होता है। अब बात आई कि जब हम एक वर्ड बोल दिया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो फर्स्ट चैप्टर जब मोशन का स्टार्ट किया था तो उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हमने पढ़ ली थी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली ऑब्जर्वर होता है, देखने वाला, जहां से जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन ऑब्जर्वर में कोई ह्यूमन एक्टिविटीज यूज नहीं हो रही है, इसलिए हमने इसको यहाँ टर्म दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई ह्यूमन
एक्टिविटीज का या ह्यूमन उसका कोई रोल नहीं है, इसलिए इसको फिजिक्स के टर्म में फ्रेम ऑफ रेफरेंस टर्म कहा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम किसी भी मोशन को जज करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। अगर एक जगह पर हम रुके हुए हैं और सामने हमारी गाड़ी गुजरती है तो हमारे लिए वो मोशन में है, लेकिन अगर हम खुद उस गाड़ी में बैठे हुए हैं तो हम और गाड़ी दोनों एक साथ चल रहे हैं, यानी हमारी और गाड़ी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। गाड़ी हमारे लिए कैसी होगी? वो गाड़ी हमारे लिए होगी इन रेस्ट। ठीक, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन के जो है प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है, मोशन के टाइप को डिफाइन करती है। तो उसी के आधार पर जो मोशन है वो दो तरह के होते हैं। नॉन इनर्शियल मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो तरह के होते हैं, जहां से हम मोशन को डिफाइन करते हैं। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो दो तरह के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो इन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानने से पहले हमने अभी जिस तरह से कार को मोड़ते हुए देखा, इसी तरह से हम बाइसिकल को भी मोड़ते हुए देखते हैं कि बाइसिकल कैसे मुड़ती है। बाइसिकल किस तरह से मुड़ती है ये हम देखते हैं। जब हम साइकिल से गुजरते हैं किसी भी मोड़ पे, तो हमारी साइकिल या हमारी बाइक थोड़ा सा मोड़ के सेंटर की तरफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ झुक जाती है या झुकाना पड़ती है हमें। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता कि अगर मान लो सपोज करो कि वहां पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया जाता है कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा। अब यहाँ पर बात करें नॉर्मल रिएक्शन किस दिशा में काम कर रही है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो है वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। वर्टिकल डायरेक्शन माने जहां पर टच होता है एक बॉडी का, एक सरफेस का दूसरे सरफेस पर, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा नॉर्मल रिएक्शन काम करती है। यानी ये नॉर्मल रिएक्शन इसकी जो काम करेगी वो इस डायरेक्शन में काम करेगी, नॉर्मल रिएक्शन। इसका वेट किस डायरेक्शन में काम करेगा? इसका वेट जो है mg इस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक, तो अब ये क्या हुआ, ये वर्टिकल से थोड़ा सा झुक गया है। ठीक है, वर्टिकल से कितना झुक गया? थीटा एंगल झुक गया। ये पार करने के लिए, इस मोड़ को पार करने के लिए ये वर्टिकल से थीटा एंगल झुक गया। दिस एंगल इज थीटा। ये थीटा एंगल झुक गया, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये जब थीटा होगा तो ये इसका कंपोनेंट, जिसको कि एक्चुअली वर्टिकल डायरेक्शन में है लेकिन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आर कॉस थीटा होगा। और इसका
जो लंबवत दिशा में कंपोनेंट है वो r sin थीटा होगा। तो ये इसलिए झुक गया कि जो r sin थीटा है वो प्रोवाइड कर दे इसको सेंटीपिटल फोर्स को इस सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करने के लिए। तो ये r sin थीटा जो होगा वो हमारा वो होगा mv² अपॉन r के बराबर। और r cos थीटा जो होगा हमारा वो होगा mg के बराबर। तो ये दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी v² अपॉन rg। ठीक, तो कितना थीटा को जब झुकना पड़ेगा, अगर उसकी स्पीड जो है v है तो v स्पीड के लिए उसे इतना tan थीटा झुकना पड़ेगा उस मोड़ को पार करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से साइकिल के केस में हम थीटा निकाल सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन फोर्स वहां काम नहीं कर रहा है तो उसको कितना झुकना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है तो फिर जो r sin थीटा ये होगा वो ये फिसलने की कोशिश को करेगा, बाहर की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसका इधर को काम करेगा। तो ये r sin थीटा बराबर हो जाएगा r sin थीटा प्लस म्यू जो है n के बराबर होगा mv²r उस केस में। ठीक है, ये म्यू n जो है वो ये फ्रिक्शन फोर्स किस दशा में, अगर मान लो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ये इसका मूवमेंट उधर को होगा तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा इसका इस डायरेक्शन में। ये होगा इसका फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर। तो म्यू आर प्लस r sin थीटा इज इक्वल टू mv²r होगा। ठीक है, तो फिर यहां से जो है वही कंडीशन जो कार में निकाली थी वही कंडीशन इसमें भी निकल आएगी सेम। ठीक है, तो बात वही हो जाती है, अगर उसके बिना निकालना है तो tan थीटा आ जाएगा और उसके साथ निकालना है तो फिर उसमें ये म्यू आर यानी म्यू आर इसमें जोड़ना पड़ेगा। किसमें जोड़ना पड़ेगा? r sin थीटा में। ठीक है, तो r sin थीटा प्लस म्यू आर इज इक्वल टू mv²r। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा। अब बात कर रहे थे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है दो तरह के होते, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ये तो बता ही दिया भैया, हमने रिपीट करके रिवाइज करा दिया आपको कि इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल कौन से होते हैं? जो कि न्यूटन्स के लॉ जिसमें वैलिड हो उन्हें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी बॉडी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। जैसे अर्थ जो है एग्जैक्टली नॉट बट अप्रोक्सीमेटली कोई भी अर्थ के ऊपर जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं उसके लिए अर्थ जो है वो इस टेरेस्ट्रियल फिनोमेना के लिए अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना के लिए अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये इसलिए एक कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई चीज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इन अदर कांस्टेंट इट में बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और तो ये चीज कैसे समझेंगे हम? ये चीज इस तरह से समझेंगे कि सपोज करो
नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बता दी हमने। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से एक स्यूडो फोर्स, जिसको कि हमने सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कहा था, वो फील होता है, वो एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एसलेशन a0 से जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें, जो कि F इज इक्वल टू एम ए है, वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। वहां पे वैलिड होगा F माइनस एम ए नॉट इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। और जहां पर के ये जो है वो स्यूडो फोर्स की जगह वजह से रेफरेंस वो है, स्यूडो फोर्स की वजह से एसलेशन है, तो ये स्यूडो फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए एफ पी इज इक्वल टू माइनस एम ए नॉट हो जाता है। तो एफ प्लस एफ पी डैश एफ प्लस एफ स्यूडो इज इक्वल टू एम ए के बराबर होगा। और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे सपोज करो हम खुद फ्रेम, जहां से हम वस्तु को ऑब्जर्व कर रहे हैं वहीं पर बैठे हुए हैं, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। जैसे सपोज करो कि अगर हम एक पत्थर को या एक किसी ऑब्जेक्ट को धागे में घुमा के हॉरिजॉन्टल बांध के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे घुमाते हैं, तो उस पत्थर को या उस बॉल को खुद ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, यानी वहीं से जो है मोशन को ऑब्जर्व करें। ठीक है, उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, तो फिर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और उस केस में उसको जो है बाहर वाला तो क्लियर देख रहा है कि टेंशन के द्वारा, जो धागे का टेंशन है उसके द्वारा उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा। एक व्यक्ति है जो कि अपने हाथ में रस्सी से या धागे से पत्थर को लेके घुमा रहा है, तो वो व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ है या घुमा रहा है उस पत्थर को हॉरिजॉन्टल सर्किल में, या तीस और एक अन्य व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ है और जिस पूरी प्रक्रिया को देख रहा है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसके लिए ये जो घुमाने वाला पत्थर है, घूमने वाला पत्थर है, वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक। तो उसके लिए वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर पत्थर को खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, तो वो उसे ऐसा लगेगा हमें बाहर की तरफ कोई खींच रहा है। ठीक। और फिर भी हम बाहर गिर नहीं रहे। ठीक। तो उसको ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर टोटल नेट फोर्स जीरो काम कर रहा है। एक अंदर की तरफ कोई फोर्स है, एक बाहर की तरफ फोर्स है, जिसको दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। नेट फोर्स हमारा जीरो है, लेकिन कोई ना कोई बाहर की तरफ स्यूडो फोर्स काम कर रहा है। तो इसलिए नॉन इनर्शियल रेफरेंस में एक स्यूडो फोर्स काम करता है। ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल हम किस तरह से देख सकते हैं? ये एक गाड़ी में बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, ये एक ट्रेन का डब्बा मान लो। यहाँ पर एक व्यक्ति, इसमें एक कोई एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है, और
ये सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है और ये ट्रेन का डब्बा है या कोई भी कार मान लो, जो भी है, ये ए एसलेशन से इस डायरेक्शन में इसको है, ठीक है। अब दो लोग इसको मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा है और एक यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा है, ठीक है। अब ये जो देख रहा है, इसको तो ये दिख रहा है कि ये इस मोशन की वजह से ये इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स की वजह से इसमें टेंशन होगा। ये टेंशन इसका, एक टेंशन टी कॉस थीटा उसका कंपोनेंट होगा, दूसरा उसका टी साइन थीटा होगा, ठीक है। ये इसका ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये टी कॉस थीटा होगा और ये टी साइन थीटा होगा। तो ये टी साइन थीटा इस एम ए के बराबर है, तो इसको तो ये दिख रहा है कि ये टी साइन थीटा जो है वो एसलेशन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टी साइन थीटा की वजह से, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका टेंशन का, उसकी वजह से ये एसलेशन है, ये इसको तो दिख रहा है, ठीक है। तो ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने अभी क्या बताया, एक कॉन्टेक्स्ट में एक रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, और सेम कॉन्टेक्स्ट में वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है, या अदर कॉन्टेक्स्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता। तो ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके लिए इसमें मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ये जब रुका हुआ है तो ये भी रुका हुआ है, तो इसके लिए ये एसलेशन जो बाहर है, वो इसके लिए इस पे एसलेशन नहीं लगेगा, ठीक। इस पे एसलेशन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसके लिए रुका हुआ है, ये खुद चल रहा है इसके संग में। जब ये खुद इसके संग में चल रहा है तो ये इसके लिए इनर्शिया, ये इसके लिए रेस्ट में है। तो जब ये रेस्ट में है तो इस पे कोई इसको एसलेशन लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ये फिर इसको क्यों लगेगा, ये क्यों फिर भी इसको ये बाहर की तरफ खिंचा हुआ दिखेगा, हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकली डाउनवर्ड तो दिखेगा नहीं, दिखेगा तो उधर ही को, क्योंकि इसकी पोजीशन भी उधर ही को है। तो फिर ये इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो इस पर नेट फोर्स है वो जीरो लग रहा होगा। तो जीरो लगने का मतलब क्या है, ये इस पर एक स्यूडो फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा इसको इधर को। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, यानी इस केस के लिए, इसको क्या दिखाई देगा,
ये जो है इधर पर इसे स्यूडो फोर्स लगता दिखाई देगा, एम ए, दिस इज स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि इसको ये इधर को जाता हुआ नजर आ रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ये कि इधर को फोर्स क्यों लग रहा है, तो इसे लगेगा कोई चीज इधर इसको खींच रही है उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो टी साइन थीटा माइनस एम इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये इस पर एक्चुअल कोई फोर्स इसे लगना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि ये इसके संग में संग संग मोशन कर रहा है। जब ये संग संग में मोशन कर रहा है तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसके लिए रेस्ट में है। और रेस्ट में कोई चीज जमी रहती जब उस पर दो अपोजिट फोर्स या तो इक्वल डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो या फोर्स काम ही नहीं कर रहे हो, तभी वो उसके लिए रेस्ट में होगा। यानी उस पर नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। नेट फोर्स 0 लगना चाहिए, तब ये इसके लिए रेस्ट में होगा। ठीक, तो नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है? टी साइन थीटा इस दिशा में है तो एक स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो उस केस में भी टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी तो है ही, क्योंकि एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू है एम जी। ठीक है, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू जो आएगी हमारी वो ए अपॉन जी आएगी। दोनों ही केस में आएगी जी। ये वाला जो केस लिया हमने, ये नॉन इनर्शियल वाला लिया जबकि नेट फोर्स इस पर 0 था, और ये वाला हमने इनर्शियल लिया जबकि इस पर फोर्स काम कर रहा था एम इस डायरेक्शन में, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा था टेंशन के द्वारा। ठीक है, टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के द्वारा। यानी टी साइन थीटा इज इक्वल टू इस केस में था एम ए के बराबर। ठीक है, और टी कॉस और एम जी तो इधर था, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू था एम जी। तो यहां से भी टेन थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन ए आएगा। तो आपने देखा कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इनर्शियल है, बाहर वाले के लिए डब्बा वही है, बॉल वो इसकी छत से लटकी हुई है या कोई बॉब जो है उसकी छत से लटका हुआ है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बाहर वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये वाला इसके लिए। ठीक है, ये वाला इसके लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और गाड़ी के अंदर में जो बैठा हुआ है वो उसके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ये जो है डिफाइन नहीं कर पा रहा न्यूटन्स लॉ को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके लिए रेस्ट में है, और रेस्ट जब ही हो सकता है जबकि कोई रिजल्टेंट फोर्स उस पर 0 हो, लेकिन फिर भी वो उस तरफ को जा रहा। जब जो रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो फिर उधर को कैसे जा रहा? तो इसका मतलब उधर को एक स्यूडो फोर्स लग रहा उस पर। टी साइन थीटा तो उधर को लग रहा, फिर उधर को जा रहा, वो तो कोई स्यूडो फोर्स लग रहा। तो स्यूडो फोर्स को हमने एम ए मान लिया, तो उससे यहाँ से टेन थीटा निकाल लिया हमने। तो दोनों ही केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने देख लिया। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरी चीज, अगर हम जहां पे जैसे सपोज करो हमने कहा हम झूले में बैठे हुए हैं, खुद हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। अगर जिस पत्थर को हम हॉरिजॉन्टल सरफेस में सर्किल में घुमा रहे हैं तो वो पत्थर भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करता वो हमने पढ़ लिया। अब एक चीज और रह जाती है इसमें, कोई चीज अगर लिफ्ट में बैठा हुआ है तो लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही हो, लिफ्ट अपवर्ड एसलेशन से जा रही हो, लिफ्ट डाउनवर्ड एसलेशन से जा रही हो, तो जो
स्प्रिंग तुला उस पर रखी हुई है, स्प्रिंग बैलेंस है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पे क्या अंतर पड़ेगा ये हमें और फाइंड करना है। वेट इन लिफ्ट कह सकते हैं। ये है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसका वेट जो है mg इस तरफ को काम कर रहा, ठीक। अब ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक। तो अगर ऊपर की तरफ जा रही तो ये नीचे वाले, इसको नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स। तो इसका जो ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका रिएक्शन फोर्स एम ए नीचे की तरफ लगेगा, तो टोटल जो वेट हो जाएगा इसका, अगर ऊपर जा रही है ये एक्सेलरेशन से, तो टोटल वेट जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा एम जी प्लस ए के बराबर। अगर यही नीचे की तरफ जा रही है, ये ये बैठा है, तो इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है mg, और ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका जो एपरेंट वेट होगा एम जी माइनस ए होगा। और अगर लिफ्ट जो है फ्रीली फॉल कर रही है तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एपरेंट वेट जब फ्रीली फॉल कर रही तो एम जी माइनस जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी फ्री फॉल के समय एपरेंट वेट 0 हो जाता है, ठीक। ऊपर जा रही है वेट तो वेट बढ़ जाएगा लेफ्ट का, जी प्लस ए के बराबर हो जाएगा, नीचे आ रही है तो जी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। फ्री फॉल हो रही है तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है तो नॉट अनचेंज रहेगा। इन केस ऑफ कांस्टेंट, इन केस ऑफ
constant velocity of lift m या weight of lift weight remain unchanged. अगर सेम स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही तो अनचेंज रहेगा। तो ये लिफ्ट वाली चीज थी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। अर्थ के लिए जितने भी टेरेस्ट्रियल फिनोमेना है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है वो, जैसे हम अगर अर्थ जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना के लिए, जैसे एस्ट्रोनॉट्स घूम रहे हैं, चांद घूम रहे हैं, सूरज घूम रहा है, या सूरज मतलब चांद सितारों का या एस्ट्रोनॉमिकल जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हम अगर मूवमेंट का वो स्टडी करते हैं या देखते हैं तो अर्थ हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। लेकिन टेरेस्ट्रियल जितने भी फिनोमेना है उनके लिए अर्थ जो है वो कैसा होगा? वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है। और विंड्स, स्क्रीन वगैरह जो आर्थिक फ्रेम जो है डायनेमिक्स, ओशियन करंट वगैरह के लिए जो होता है ना, विंड्स और ओशियन करंट वगैरह के लिए वो नॉन इनर्शियल रहता है। ठीक। और सूरज जो है, सूरज किस तरह से सूरज के चारों तरफ सब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो सन क्या होगा? सन जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है। क्योंकि सन बहुत बड़ा है और सन के चारों तरफ सब जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, तो सन जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों ही देख चुके हैं। और वो एक ट्रेन में एक बॉब को लटका करके, लोलक को लटका करके, सिंपल पेंडुलम को लटका करके हमने दोनों ही समझ लिए, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सर्कुलर मोशन समझ लिया ऑन रफ फ्रिक्शन सरफेस। तो ये सारा हमारा क्लियर हो गया। और ये चैप्टर भी हमारा थ्योरी और जो डेरिवेशन पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब जो है हम इसके नोट्स का, जो नोट्स आप लोग देख रहे हैं, ये सारे नोट्स जो है इनकी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। जो जितने भी हमने 7 लेक्चर लिए हैं उन 7 लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां से मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर से वही बात कि जिन बच्चे ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। थैंक यू।